नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनावी राज्य तेलंगाना की 5 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं। घनघोर दौरा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार अभियान की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने पिछले साल कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुनांचे अब से थोड़ी देर पहले सागवाड़ा की सभा खत्म होने के बाद चित्तौड़गढ़ में हुंकार भर रही हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रियंका सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज धौलपुर में जनसभा कर रही हैं और कांग्रेस फ्रंट लाइन पे खेल रही है, ये तो साफ दिख रहा है। अब सीधा कनेक्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। रघु शर्मा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अली और पत्रकार अखिल तिवारी। तो सीधा इस समय अखिल तिवारी वहां हैं जहां की प्रियंका की सभा होने वाली है। तो अखिल जी, आप थोड़ा जानकारी दीजिए, थोड़ा विवरण दीजिए कि क्या हो रहा है वहां पर। अभी यहाँ पर जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा शुरू हो चुकी है। वह तय समय से काफी देरी से पहुंची है। काफी लोग आए भी थे, काफी लोग अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो यहाँ से अब बिना सुने जा चुके हैं। जी, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? जो वहां पर मंच पे कांग्रेस के नेता मौजूद थे, जिस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ा है? किस तरह का मैसेज, आश्वासन मतदाताओं को दे रहे हैं वो लोग? पहले स्थानीय नेताओं का संबोधन हुआ था और कहीं ना कहीं मंच से कांग्रेस ने अपनी एकता दिखाने का प्रयास किया है कि हम सभी नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई ऐसा है कि जिसमें आश्वासन जो सरकार ने पहले दिया हो उसको पूरा नहीं किया गया हो, उसकी बात की जा रही है? ऐसी अभी कोई बात अभी आई सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने जो वादे किए थे और जो काम किए थे उनके आधार पर स्थानीय जो नेताओं का जो संबोधन हुआ था वो प्रदेश सरकार की योजनाओं के आधार पर हुआ था और उन्हीं के आधार पर वोट की अपील की जा रही थी लगातार। और अब प्रियंका गांधी का संबोधन हुआ है तो लोग उनको सुनने के लिए रुके हुए हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सभा स्थल से निकल भी रहे हैं। सभा स्थल से निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ निकल रहे हैं या खींच के निकल रहे हैं? किस तरह का रिएक्शन आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग प्रियंका गांधी कैसी दिखती हैं, इंदिरा गांधी जैसे चेहरा दिखाई देता है उनका, उस तरह का अक्स भी ढूंढते हैं कई जो नहीं इस तरह का पसंद करते हैं। जिस तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है और अधिकतर लोग साइलेंट है। किसी ऐसे व्यूज पे या बहुत तेज चर्चा करते हुए भी अपन इनको या किसी विषय पर बात करते हुए ज्यादा अपन नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं कोई ज्यादा विषय किसी पे चर्चा हो रही हो इनके मध्य। जी जी, अच्छा, एक चीज थोड़ा बता दीजिए कि किस तरह के मतदाता, क्या है लोगों का तेवर, किस सोच के लोग ज्यादा हैं वहां पर आप इस चुनाव क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में खासकर? चित्तौड़गढ़ विधानसभा जो पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह आख्या के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद यहाँ की ये जो राजस्थान में हॉट सीट बन के सामने आई है और पूरे प्रदेश के नेताओं की, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सबकी नजर यहाँ पर है। क्योंकि एक तरफ जहाँ दिग्गज नेता है भाजपा के, विद्याधर नगर के विधायक भी हैं नरपत सिंह राजवी, वहीं लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह। तो हम सीधा अपने 2 मेहमानों पे आते हैं, आरिफ अली साहब और रघु शर्मा जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आरिफ अली साहब, चुनाव में धर्म के नाम पर राजनीति का जिक्र किया है प्रियंका गांधी ने, और इससे पहले जो सभा की थी वहां उन्होंने गायत्री मंत्र का उद्घोष किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने धर्म बनाया था कि देश की सेवा करनी है, लेकिन बीजेपी अलग ही राजनीति करती है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या कांग्रेस धर्म के पीछ पे अपना चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रही है? आरिफ अली साहब। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और धर्म की राजनीति कभी नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। जी, लेकिन जो जिस तरह से गायत्री मंत्र का पाठ किया उन्होंने मंच पर, और जो चीजें उन्होंने, कहीं ना कहीं मंत्र जो है पाठ करना राजनीतिक मंच पर, वो थोड़ा सा तो उस भावना को भी जगाता है कहीं ना कहीं। आप ऐसा नहीं मानते हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये साबित करना चाहती है कि केवल वही एक धर्म, हिंदू धर्म को मानती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है क्या? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। रघु शर्मा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? धर्म, चूंकि भाजपा धर्म आधारित राजनीति करती रही, उसके जो अनुषंगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस तक, धर्म ही मंत्र है राजनीति का, और उस मंत्र को छीनने का प्रयास प्रियंका गांधी कर रहे हैं क्या गायत्री मंत्र के माध्यम से? क्या लगता है आपको? धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए। वो अगर अपने आप को हिंदू धर्म का मानते हैं तो हिंदू धर्म का पालन उनको करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मंत्र तो रोज बोलने वाली चीज है, विषय है। अगर मंच से वो वाचन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उसको अब कांग्रेस थोड़ी गंभीरता से लेने लगी है। आजादी के 70 साल में कभी कांग्रेस ने ऐसा मंत्र किसी नेता ने मंच से नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी जो तुष्टिकरण की नीति जो थी वो अब जाके कहीं ना कहीं रुकने का नाम लेगी। ऐसा कोई मंत्र आज से 70 साल पहले क्यों नहीं बोला गया, इस पे विचार होना चाहिए। देश प्रथम होना चाहिए, धर्म धर्म की जगह है। अगर कांग्रेस देश को देश मानने लगे, धर्म को द्वितीय कर देती, तो मेरे ख्याल से उनको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए, मंत्र कहीं ना कहीं से जाप अलग अलग तरीके से, जहां जैसी भावना जिसकी हो उस भावना को उभारिए और अपनी राजनीति को ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए। कहीं राजनीति पटरी से उतर रही हो तो उसे वापस पटरी पर लाइए, ये भी कवायद चलती है। आज देखिए शुक्रवार है, शुक्रवार को अमूमन लोग जुम्मे के बाद एक खास अवसर होता है कुछ अपनी बात कहने के लिए। तो आज बीजेपी के जो बहुत बड़े नेता, रणनीतिकार, चाणक्य कह लीजिए उनको, तो चाणक्य जो हैं बीजेपी के, आज हैं अजमेर में, और उनका समय है 5 बजे। 5 बजे के बाद वो संबोधित करेंगे, खासकर अजमेर, क्योंकि मुसलमान मतदाता ज़्यादा हैं वहाँ पर, और जुम्मे का दिन, ये सब चीज़ें उनको एड्रेस करना है, अपनी एक खास ऑडियंस को ये बताना है। लेकिन दो अलग चीज़ें, एक मध्य प्रदेश पे मैं थोड़ी देर के लिए इसकी चर्चा इसलिए करूँगा, बात तो राजस्थान की है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मंत्री, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ मतदाताओं को ये कहा कि भाई आप वोट दबा के दो और सीधा सीधा उनको दो जो कि राष्ट्र की बात सोचते हैं, और जो सेना सीमा पे तैनात है उसको भी इनकरेज होना चाहिए। और पाकिस्तान जिनकी जीत से खुश होता है, नाम नहीं रखा पार्टी का, इशारा कांग्रेस की तरफ ही था कि पाकिस्तान जिससे खुश होता है उस पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं दें, आप इसका ध्यान रखें। यानी पाकिस्तान हो रहा था मध्य प्रदेश में वोट को पोलराइज करने का। आज चूंकि वोट का दिन है, अब जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ देर में खत्म ही होने वाला है, समापन समारोह होने वाला है, अंतिम क्षण है वहां पर। लेकिन उसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अजमेर में हैं, और निश्चित रूप से वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपने आईने में उतारने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी उनकी हितैषी है, मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचती है, उनकी भलाई की सोचती है। तो किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं रघु शर्मा साहब, थोड़ा ये भी बताना चाहेंगे? मैं बात में आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोई बोलता है कि राष्ट्र हित में मतदान करें, तो स्वतः ही मीडिया हो, आमजन हो या विश्लेषक हो, ये अपने आप में क्यों मानते हैं कि बीजेपी को वोट देना है? कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी की नीतियां, बीजेपी के उद्देश्य या बीजेपी का काम करने का तरीका ऐसा है कि एक स्वतः ही राष्ट्र हित बोलते ही लोग समझते हैं ये तो बीजेपी के पक्ष में अपील कर रहे हैं, जबकि राष्ट्र हित हम सबके लिए प्रथम होना चाहिए। चाहे आप मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे कांग्रेस के मित्र हो, चाहे कोई आम आदमी हो। राष्ट्र हित मतलब जिसका राष्ट्र में, जिस काम में राष्ट्र का हित छिपा हो, वो राष्ट्र हित होता है। पर स्वतः ही राष्ट्र हित बोलते ही सब कहते हैं तो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां या हमारा कार्यक्रम या हमारे कार्य या हमारे नेताओं की वाणी कहीं ना कहीं इस प्रकार की है कि हमारे को राष्ट्र हित बोलते ही लगता है भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और जहां तक आप साधने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है हमेशा वोटों को साधने की राजनीति करती है। निश्चित तौर पे इनके निर्णय इनके वर्ग विशेष के लिए होते हैं, इनके वोटरों के लिए होते हैं, ना कि राष्ट्र के लिए होते हैं। आज आप प्रियंका गांधी की रैली की बात करें, दोपहर 12 बजे का समय था, 4 बजे वो आती है, और जो इनकी प्रायोजित जनता जो लाई हुई है विभिन्न साधनों से, वो उस पंडाल से जा चुकी है। आपके पास फोटो शायद आए नहीं होंगे, तो मीडिया के बंधु से आप मांगेंगे तो बहुत सी जनता निकल चुकी है। और इनके जो वादे थे जमीनी स्तर पे, वो वादे कहीं ना कहीं फेल हो गए। आज अशोक गहलोत 5 साल सरकार चलाने के बाद कहते हैं
कि मैं अब और गारंटी देता हूं। जब आपको अवसर दिया तब कार्य करते हैं तो गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। गारंटी वो व्यक्ति देता है जिसने काम नहीं किया होगा, यार अब मैं करूंगा। तो आपने 5 साल कहा, क्या उसका हिसाब देने की वक्त था? आप उस समय गारंटी देते फिर रहे हैं जब आपको हिसाब देना चाहिए था। तो ये कांग्रेस की जो मानसिकता और कांग्रेस के जो दावे हैं जमीनी स्तर पर खत्म हो गए। और निश्चित तौर पे जहां आज सभा है, प्रियंका गांधी पहली बार आई है चित्तौड़ की धरती पे। राजस्थान में मेरे ख्याल से पर्यटन के अलावा और राजनीतिक पर्यटन के अलावा कभी भी प्रियंका गांधी किसी सामाजिक मुद्दे के लिए, किसी भी बेटी बचाने के लिए आज तक नहीं आई होगी। हमारे चित्तौड़ जिले में बहुत सी जगह बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ। एक 3 वर्ष की बालिका बस्सी के पास में गांव है, वहां पर उसको एक हैवान ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको कुएं में डाल दिया। भीलवाड़ा जिले में एक भट्टी में एक बच्ची को दुष्कर्म के बाद जला दिया गया। वहां कहीं प्रियंका गांधी नजर नहीं आती। मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं बेटियों के सम्मान में आ सकती हूं। कहीं नहीं प्रियंका गांधी का आना हुआ। केवल वोटों की पॉलिटिक्स के लिए आ जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जी जी बिल्कुल। आरिफ अली साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2 सवाल मैंने पूछा, शर्मा साहब शायद सवाल का उत्तर देने से कतरा रहे थे। मेरा पहला सवाल ये था कि अमित शाह गए हैं अजमेर शरीफ आज के दिन, तो उनके जाने का पहला उद्देश्य क्या हो सकता है? मुसलमानों को क्या वो अपने आईने में उतार पाएंगे? थोड़ा इस सवाल पे भी आप जरूर बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस समय जो माहौल है उस माहौल में अमित शाह का अजमेर शरीफ जाना, जो कि एक तरह से सूफी थॉट के लोगों के लिए या मुसलमानों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, तो वहाँ उनका जाना क्यों जरूरी था आज के दिन? और दूसरा ये जो कह रहे हैं अभी आपके पैनल में हमारे साथ रघु शर्मा जी हैं, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके उन सवालों का आपके पास क्या जवाब है? 2 प्रश्न हैं, 2 उत्तर हम चाहेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे गृह मंत्री जी जो भीलवाड़ा अजमेर शरीफ में आ रहे हैं, वो सिर्फ एक राजनीतिक ढोंग है। सिर्फ एक मुसलमानों के प्रति हमदर्दी बताना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप मुसलमानों के प्रति इतने होते तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो इससे साबित होता है कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। दूसरा, आपका बिल्कुल एजेंडा ये है कि मुसलमान वोटों की राजनीति करो, लेकिन उनको कैंडिडेट मत दो, उनसे आपको नफरत है। दूसरी बात, जैसा कि मेरे भाई रघु जी शर्मा ने बताया था कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस सरकार ने सारे वादे किए। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या मोदी जी के 15 लाख खाते में आ गए? मोदी जी ने जो वादा किया था 15 लाख आएंगे, वो आ गए? क्या अच्छे दिन आ गए? क्या 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, क्या वो आ गए? उस बात पे हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं ये तो चुनावी जुमले होते हैं। तो आप किसको सच मानेंगे? मोदी जी की बात को सच मानेंगे या हमारे गृह मंत्री जी की बात को सच मानेंगे? क्योंकि बीजेपी सिर्फ और जुमलों की पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो वाली बात है। और जैसा कि रघु शर्मा जी ने कहा था कि आज प्रायोजित भीड़ थी, कोई प्रायोजित भीड़ नहीं। अभी भी सभा स्थल पे 25 से 30 हजार पब्लिक वहां पे मौजूद है। मेरे पास उसके वीडियोस है, आप चाहे तो मैं वीडियो शेयर कर सकता हूं। बड़ी भारी तादाद में प्रियंका जी को सुनने के लिए पब्लिक आई हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप अपनी बात कह रहे हैं और हम आप दोनों की बातों को रखना चाहेंगे ताकि कोई ये ना समझे कि किसी की बात को कम सुना जा रहा है। तो रघु शर्मा जी, ये बात बताइए कि जो माहौल है उस माहौल में बीजेपी किस तरह से अपना जमीन वहां पर मजबूत करेगी, किस तरह से उसकी घर वापसी होगी? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी की घर वापसी हो जाएगी। अगर घर वापसी वाली ही बात है तो वसुंधरा राजे को फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं खेलने दिया गया? वहां पर उनको ऐसा अवसर क्यों नहीं दिया गया जिससे कि बीजेपी के अंदरूनी जो झगड़े हैं वो सामने आती? बताएंगे थोड़ा। बीजेपी में कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं। सबने बैठ के टिकट तय किए, सब जने प्रचार में लगे हैं। भाजपा के सभी स्टार प्रचारक, जिसमें वसुंधरा जी भी हैं, सीपी जोशी जी भी हैं, शेखावत जी भी हैं, मेघवाल जी भी हैं, राठौड़ साहब भी हैं। सभी लोग प्रत्याशियों के प्रचार में लगे हुए हैं। सभी नेताओं का शेड्यूल बना हुआ है। मोदी जी, अमित शाह जी का बना हुआ है। योगी जी चित्तौड़ में 21 तारीख को आ रहे हैं। हर एक नेता का अपना अपना काम बटा हुआ है। वसुंधरा जी निश्चित तौर पर राजस्थान की सीनियर नेता रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल दिख रहा है और वो फील्ड में प्रचार भी कर रही हैं। उनकी सभाएं निश्चिंत है, चित्तौड़ जिले में भी आएंगी। पूरे राजस्थान में जहां जहां उनकी सभा होनी वहां निश्चित तौर पर होगी। और सामूहिकता हमारे यहाँ का एक मूल मंत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है
वो तय करता कि नेता कौन होगा। उससे पहले हमारे सब नेता आदरणीय सम्मानीय जो तय होगा उसको सब मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आज ये बता रहे प्रियंका गांधी की सभा की भीड़, तो आप मीडिया में इंटरव्यू देखना, प्रायोजित है कि नहीं वो आपके समक्ष आएगा। भीड़ कैसे आती है, कैसे जुटी जाती है, जो हमने यहाँ देखा है, नरेगा की लेबर हो या मान लो लाभार्थी इनके हो, जैसे तैसे एन के प्रकार। बाकी कहीं ना कहीं सच्चाई जो मतदाता है उसके मन की सच्चाई के लिए आप ग्राउंड पर आइए। अभी भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, चित्तौड़ जिले में 5 विधानसभा में से 3 विधायक बीजेपी के थे। विपक्ष में भी हम यहाँ चित्तौड़ जिले में मजबूत थे। हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चित्तौड़ जिले से आते हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव 6 लाख मतों से जीता है, कांग्रेस को प्रत्याशी को बुरी तरह। भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ जिले में और मेवाड़ में तो विशेष रूप से मजबूत रही है। और हमारे बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, मैं दावे से कह सकता हूं कांग्रेस में उस प्रकार का 5% भी काम नहीं है। आज भी हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय है, घर घर संपर्क का कार्यक्रम हमारा हो चुका चुनाव में, और बूथ स्तर तक का काम हम कर चुके हैं एक बार तो। इसलिए कांग्रेस विपक्ष के रूप में आएगी तो भी मेरे ख्याल से 21 या 20 सीटें जो बता रहे हैं उतना ही रहेगी। 150 से ऊपर भाजपा की सीटें निश्चित तौर पर आएगी। 3 तारीख को परिणाम आप देखना, वहां से हम जीत के निकलेंगे निश्चित तौर पे। क्या बोलते हैं आप आरिफ साहब, आप अपनी बात बताएं। जो इस तरह से शर्मा जी बोल रहे हैं, हो जाएगा, भविष्यवाणी सही निकलेगी? मैं कह रहा हूं राजस्थान में बीजेपी का बहुमत बिल्कुल नहीं आएगा, 60 से 65 सीटें इनकी आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान की बात करते हो, आप चित्तौड़ की सीट भी नहीं बचा सकते हो। आप चित्तौड़ में भी आज की तारीख में तीसरी पोजीशन पे हो। आप ये देखेंगे कि आप अगर कह रहे हैं कि आपके पास सबसे बड़ी बात ये मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कि आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं, आप कह रहे हैं हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कमल के फूल पे आप चुनाव लड़ रहे होते तो फिर चित्तौड़गढ़ में इतनी बगावत क्यों है? क्यों आपके सिटिंग एमएलए बागी उम्मीदवार की होकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों आज की तारीख में आप तीसरी पोजीशन पे हैं? आप ये क्लियर तो कीजिए कि कमल का फूल मुख्यमंत्री बनेगा क्या? आप ये क्लियर कीजिए कि राजस्थान में आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके खुद के बीजेपी कार्यकर्ता आज की तारीख में बागी उम्मीदवार के साथ है, निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है। आपके खुद की पार्टी में आपसी फूट है, आपके कई जगह आपके बागी उम्मीदवार खड़े हैं। सबसे बड़े सबूत है कि आप चित्तौड़ में तीसरी पोजीशन पे हैं। मेरे भाई रघु शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि पहले आप चित्तौड़ में अपनी स्थिति सुधारें, उसके बाद राजस्थान की बात करें। और मैं बता दूं, राजस्थान में 110 से लेकर 130 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है। रघु शर्मा जी, सागवाड़ा डूंगरपुर में जो जनसभा हुई थी, उस जनसभा की बात करना उचित समझता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने वहां महंगाई के मुद्दे को उठाया था और बीजेपी सरकार को, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, वहां उन्होंने घेरने की चेष्टा की अपने महंगाई वाले प्रश्न को लेकर, खासकर गैस की कीमतों को लेके और कई सारे कमोडिटीज हैं, जिस तरह से जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसे लेके काफी घेरने की चेष्टा की है। तो क्या उस चीज को काउंटर कर सकते हैं? एक प्रश्न। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा वहां पर राजस्थान में? ये 2 चीजें जरूर जो लोग भी बाहर से राजस्थान की राजनीति को देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, वो जरूर इसका उत्तर भी चाहते हैं। जी शर्मा जी। प्रियंका जी ने कहा कि महंगाई का विषय उन्होंने उठाया। आज अगर राजस्थान में महंगाई ज्यादा दिखती है, उसका कारण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा और डीजल और पेट्रोल कहीं मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। और उसके कारण जब अगर डीजल का भाव ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे किराना सामान का भाव भी ज्यादा होगा, सब्जियों का भाव भी ज्यादा होगा और फलों का भाव भी ज्यादा होगा। दैनिक जीवन की जो चीजें उनका भाव डीजल के किराए से चलता है। जैसे डीजल महंगा होगा उस राज्य में निश्चित तौर पे महंगाई दूसरे राज्यों से ज्यादा होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, आज महंगाई की बात करें, उज्ज्वला कनेक्शन है, 600 रुपए की सब्सिडी मिलती, 300 केंद्र देती है, 300 राजस्थान सरकार देती है। उज्ज्वला के फ्री कनेक्शन दिए तो मोदी जी ने दिए। आज हमारे घोषणा पत्र में हमने कल घोषणा करी 450 रुपए में हम सिलेंडर अब देंगे, जबकि कांग्रेस 500 रुपए बोल रही थी। उज्ज्वला की कनेक्शन फ्री देना पहली बार किसी ने किया देश में तो मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने 70 सालों में कनेक्शन नंबर से दिए, सीरियल से दिए, ब्लैक में दिए, कभी किसी गरीब को उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं दिया। पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार ने पैसा कम किया, 5 साल में अशोक गहलोत ने 1 पैसा कभी कम नहीं किया। अगर उनकी नीयत साफ हो, उनका मन साफ हो, सबसे पहले उनको राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव कम करने चाहिए थे, वेट कम करना चाहिए था।
दूसरी बात, महंगाई के लिए जो अन्य चीजें हैं, भारत सरकार समय समय पे उनके लिए, जैसे धान का भाव बढ़ाना हुआ तो किसानों को मिले, तो इधर महंगाई ना बढ़े उसके लिए वापस दूसरी छूट देते हैं किसानों को, ताकि उनको किसानों को पैसा भी मिल जाए, व्यापारियों को दूसरी छूट देकर उसका भाव कम करने का प्रयास करते हैं। तो भाजपा की सरकार ने तो हमेशा प्रयास किया है कि किसानों को उचित दाम भी मिले और मार्केट में महंगाई भी ना बढ़े, पर कांग्रेस ने ऐसा कोई एक भी कदम नहीं उठाया महंगाई को लेकर। महंगाई बढ़ने का भी जिक्र करना चाहेंगे, पर महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान में एक भी कदम उठाया तो आरिफ साहब मुझे बता दे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेज की बात जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रख सकता है, पर अभी हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारा चेहरा वो है, कमल का फूल हमारा चेहरा है। जीतने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, निश्चित तौर पे किसी न किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, आपने गुजरात का उदाहरण देखा होगा, भूपेंद्र भाई पटेल को पहली बार विधायक बनने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया, पूरी कैबिनेट को रीशफल कर दिया, पर हमारी पार्टी में कहीं कुछ उफ नहीं बोलते, जो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरी करते हैं। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, निर्णय कार्यकर्ता करते हैं। एक सवाल जरूर दिमाग में घूमता है, वो ये है कि ठीक है, हम शुभकामना हम भी अपनी तरफ से देते हैं कि आपके जो नेता हैं उनको सफलता मिले, आगे बढ़े, लेकिन डेविल्स वर्कशॉप वाली बात है कि देखिए, जीतेंगे तो मोदी जी का जरूर उनकी जयकारा होगी, मोदी जी का नाम होगा, लेकिन हारने पर क्या मोदी जी का नाम जोड़ा जाएगा कि मोदी जी की रणनीति में कहीं चूक हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जिस वजह से हार का सामना मोदी जी की वजह से देखना पड़ा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जीते तो मोदी जी और हारे तो कोई और, ऐसा होगा क्या? आप मीडिया सर्वे देख लो, आप लोकल सर्वे देख लो, या अब हम जिसे कहते हैं मार्केट का सर्वे जिसे कहते हैं हम, जिसे हम वो कहते हैं कि भाई वो जो व्यापारी होते हैं वो सर्वे करते हैं, सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, निश्चित तौर पे बनेगी। तो दूसरा प्रश्न मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो नगण्य जैसा है, फिर भी कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सामूहिक जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी निर्णय होगा उसकी जिम्मेदारी हम सब लेंगे, जीतने का श्रेय नेतृत्व को देंगे और हारने का श्रेय संभावना ही नहीं, निश्चित तौर पर आप निश्चित हो। देखिए, जीतने का श्रेय जब आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो हारने का श्रेय भी उस व्यक्ति को दीजिए या जीतने का श्रेय भी सारे लोगों को दीजिए। आरिफ अली जी, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कांग्रेस को जो भी सफलता मिलती है तो श्रेय आप अशोक गहलोत को देंगे, प्रियंका गांधी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे, या वहां की आम जनता को देंगे, आम कार्यकर्ता को देंगे? ये प्रश्न, वही प्रश्न मैं दोहराता हूं आपसे भी। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपको हमारे बड़े भाई रघु शर्मा जी इतने कुशल राजनीतिक है कि इन्होंने मेरे चित्तौड़गढ़ का सवाल गुम कर दिया अपनी बातों में। मैंने इनको पूछा था कि आपकी अगर आपकी बीजेपी की कमल के निशान पे जो आप चुनाव लड़ रहे, अगर उससे आप सहमत हैं तो फिर चित्तौड़गढ़ में आपकी पोजीशन तीसरी क्यों है? आपके ही लोग बागी हो गए, निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। अब मैं दूसरी बात आपके सवाल का जवाब देता हूं। कभी भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसकी टीम चुनाव लड़ती है, मैनेजमेंट चुनाव लड़ता है, नेतृत्व चुनाव लड़ता है, सब मिलकर लड़ते हैं। अब हार होती है तो उसमें भी एक विश्लेषण होता है कि हमारे हार का प्रमुख कारण क्या रहा। जैसे पिछली बार भी जो चित्तौड़गढ़ में चुनाव हुआ था वो जन बल पे नहीं हुआ, वो धन बल पे हुआ था, धन के आधार पे चुनाव हुआ था। और इसकी बात को हमारे रघु शर्मा जी भी स्वीकार करेंगे कि जो इनके सिटिंग एमएलए थे बीजेपी से पहले, वे आज की तारीख में भी धन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें ये खुद भी मनाही करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि जीत की जिम्मेदारी मोदी जी की वजह से हम जीतते हैं तो फिर हार की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। अगर आप जीत का सेहरा उन पे बांधेंगे तो हार का सेहरा भी उन पे होना चाहिए, क्योंकि जीत अगर उनकी है तो हार भी उनकी होनी चाहिए। और राजस्थान में हम आपको बता देंगे कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के नाम पे, जबकि धर्म के नाम पे तो आप भी जानते हैं भीख भी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से 36 कौमों को साथ लेके चलती है, मेरे भाई रघु शर्मा जी भी जानते हैं। मैं जानना चाहूंगा रघु शर्मा जी से कि चित्तौड़गढ़ में के बारे में आपकी बीजेपी की क्या राय है कि आपके ही कैंडिडेट क्यों निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, क्यों बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों वे बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हो गए, क्यों वे बीजेपी की रणनीति से इतने खिलाफ है? जी, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा रघु शर्मा जी। आखिरी सवाल, आखिरी जवाब। एक तो आरिफ साहब ने कहा किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। कामा में हमारी एक चुनाव लड़ रही है, वो मुस्लिम प्रत्याशी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम सबको टिकट देते हैं, सबको चुनाव लड़ता है। पहली बात ये, आप तय कर, लिस्ट देख लेना, मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको, आप देख लेना। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जहां तक चित्तौड़ के बारे में कह रहे हैं, इनके जो प्रत्याशी है उनको 2 बार हमारी बीजेपी ने चुनाव हराया है, इस बात के गवाह हैं। लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं। अभी हमारे
प्रत्याशी जो है इन दोनों से अनुभवी हैं। जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से 2 बार पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, 3 बार जयपुर से विधायक रहे, तो जो व्यक्ति 5 बार विधायक रह गए, 2 बार मंत्री रह गए, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव काम आएगा, हमारी पार्टी का मैनेजमेंट काम आएगा। और हमारे पास इतने लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की काम करने की शैली है कि वो कहीं ना कहीं इस काम को कर लेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे। और जहां तक धन बल की कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन बल अगर है किसी के पास तो जनता निर्णय करेगी। 2 के पास है, 3 के पास है कि 1 के पास नहीं है, ये परिणाम में लक्षित होगा। हमारा जो भी प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी की ईमानदारी के लिए आरिफ साहब ही गवाह है। चित्तौड़ में संत तर्राणु से लेकर आज तक उस व्यक्ति के नाम पर अगर कहीं पर भी धन बल का या अपने पद का या शक्ति का दुरुपयोग का आरोप ये लगा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे वर्तमान प्रत्याशी के लिए एक भी शब्द, एक भी आरोप कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी लगा दे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, रघु शर्मा जी और आरिफ भाई। और हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे इस विषय पर। हमारे सारे दर्शकों को मैं जरूर एक अनुरोध करूंगा कि TV6 न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम आप गूगल पे देखें, आप YouTube पर देखें और हमें अपना सवाल भी भेजें, बहुत खुशी हमें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। शुभ रात्रि, शब बखैर।